लोक प्रशासन के बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास हुआ है। तो आज जिस रूप में हम लोक प्रशासन का जो स्टडी कर रहे हैं वो कुछ विकासात्मक क्रियाओं की उपज है, जिसका अर्थ यह है कि हम उन कारकों का अध्ययन और विश्लेषण करना होगा जिसके कारण लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकसित हो पाया है। लोक प्रशासन का प्रयोग प्राय दो अर्थों में किया जाता है। जो प्रथम अर्थ है लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में, और दूसरा जो लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय के रूप में। अर्थात लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में तथा एक स्वतंत्र विषय के रूप में दोनों है। अतः इसकी विकास यात्रा का वर्णन भी दोनों रूपों में ही किया जाता है। जो पहला जो रूप है इसके लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में, लोक प्रशासन एक क्रिया के पहलू के रूप में उतना ही पुराना जितना कि राजनीतिक समाज यानी राजनीतिक निर्णयकर्ताओं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था के साथ सह अस्तित्व कायम रखता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि यहाँ प्रारंभिक काल से ही सुविकसित प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में भी लोक प्रशासन का संगठित रूप हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल में प्रशासन की कला राजशास्त्र का एक अंग समझी जाती थी तथा गंगा सिंधु घाटी के ग्राम समाज, गणराज्यों तथा राजतंत्रात्मक राज्यों में भी हमें इस बात का प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ बहुत प्राचीन काल से ही एक पर्याप्त सुविकसित प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी। कहने का अर्थ है कि लोक प्रशासन का जो विकास है एक क्रिया के रूप में हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है और हमारी यूनान की सभ्यताएं हैं या हमारी जो गंगा घाटी के प्राचीन जो सभ्यता गणराज्य है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ के इतिहास या उसके सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है उनके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वहाँ की जो प्रशासन था वो बहुत ही अच्छा प्रशासन था और एक क्रिया के रूप में प्रशासन अच्छा कार्य करता था। तो प्रशासन का जो एक विकास है जब से हमारी सभ्यता है तब से ही इसका विकास माना जाता है। एक दूसरा जो पॉइंट है इसमें लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास किस प्रकार से हुआ वो देखते हैं। एक व्यवस्थित अध्ययन क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी नया विषय है, फिर भी प्राचीन काल से ही तमाम विचारकों ने प्रशासकीय विचारक और व्यवहार में अपना योगदान दिया है। उदाहरणतः प्राचीन भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसको प्रशासन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें लोक प्रशासन विषय के 3 पहलुओं पर चर्चा की गई है, जैसे लोक प्रशासन के सिद्धांत, सरकारी तंत्र और कार्मिकों का प्रबंध। कौटिल्य के अनुसार लोक प्रशासन की कला को तभी अपनाया जा सकता है जब वो लोक प्रशासन के विज्ञान से सुपरिचित हो। इसलिए राजा, युवराज, उच्च धर्माचार्य तथा मंत्रियों को लोक प्रशासन के विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राचीन पश्चिम में जो अरस्तु का पॉलिटिकल और मध्यकालीन पश्चिम में मैकियावली की दी प्रिंस में लोक प्रशासन के संगठन और कायम करने के लिए तरीके के बारे में महत्वपूर्ण टीका टिप्पणी का उल्लेख मिलता है। 16वीं शताब्दी में विवरणात्मक तौर से लोक प्रशासन विषय का व्यापक रूप से संकलन और अध्यापन कैमरले विज्ञान के प्रोफेसर द्वारा आरंभ किया गया। कैमरलिस्ट जर्मन और ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसरों और प्रशासकों का एक समूह को कहा जाता है, जिन्हें सरकारी सेवाओं के लिए सक्षम उम्मीदवार तैयार करने हेतु सिविल सेवाओं से संबंधित विषयों पर प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ संगठित अनुसंधान किए। 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में लोक प्रशासन की परिभाषा
और उसके विषय क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 19वीं शताब्दी में शुरू में फ्रांस ऐसा देश था जिसने लोक प्रशासन में महत्व को पहचाना और अग्रणी भूमिका निभाई। वहाँ के लेखक चार्ल्स जीन्स बेनिन ने सन 1812 में प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिके नामक एक विषय की पहली पुस्तक लिखी। लोक प्रशासन के अध्ययन की 1859 में उस समय काफ़ी बढ़ावा मिला जब विवेन की पुस्तक एथुज एडमिनिस्ट्रेटिव के 2 खंड प्रकाशित हुए। लोक प्रशासन विषय के विकास की दृष्टि से उपयुक्त वर्णित सभी प्रयासों का अपना महत्व तो है, लेकिन अध्ययन अध्यापन के स्वतंत्र विषय के रूप में इसका विकास सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ और इसके बाद ही इसे एक संपूर्ण शास्त्र का स्थान मिल सका। इसलिए इस विषय का विकास की खोज विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में ही करनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र शैक्षणिक शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास के निमित्त कारकों में योगदान दिया। सार्वजनिक क्षेत्र में कुशल कार्य निष्पादन के विषय पर विचार संगोष्ठी का होना, सरकारी कार्य पद्धति के सुधार के लिए आंदोलन का होना, सरकारी गतिविधियों के निरंतर विस्तार तथा कुशलता और उत्तरदायित्व के प्रतिदिन बढ़ती हुई चिंता, विज्ञान और तकनीकी के विकास का जनता के जीवन और सरकार के कार्यों पर पड़ने वाला प्रभाव, समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं और राज्यों के कार्यों में बढ़ोतरी, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन जिसका समर्थन F.W. टेलर ने किया, 19वीं सदी का औद्योगिकरण जिसके विशाल स्तर पर संगठनों को जन्म दिया, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का क्रमिक विकास। तो ये सभी जो कारण हैं जो अमेरिका में लोक प्रशासन के विकास में योगदान दिया। एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन का इतिहास लगभग 30 वर्ष पुराना माना जाता है। सामाजिक विज्ञानों में ये एक नया विषय ये होने के बावजूद इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए। अध्ययन की दृष्टि से इस लोक प्रशासन विकास के इतिहास को हम निम्न 5 चरणों में बांटा जा सकता है। जो पहला जो चरण है वह है राजनीति और प्रशासन में द्विविभाजन काल। ये 1883 से और 1926 के बीच माना जाता है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस विषय का व्यवस्थित अध्ययन शुरू करने का श्रेय विल्सन साहब को जाता है। वुड्रो विल्सन जो पहले प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1883 में एक आर्टिकल लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो 1883 में लिखा गया था वो एक राजनीति विज्ञान की त्रैमासिक पत्रिका है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ। इस आर्टिकल में लोक प्रशासन के प्रत्यक्ष स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की बुनियादी नींव डाली गई और विल्सन के अनुसार प्रशासन के अध्ययन का विकास समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं, राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी और जनतांत्रिक ढांचे में सरकार के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ। इसलिए वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से पृथक किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। उनके शब्दों में प्रशासन राजनीति के वास्तविक कार्यक्षेत्र से बाहर है। प्रशासनिक सवाल राजनीतिक सवाल नहीं होते। यद्यपि राजनीति ही प्रशासन के लक्ष्य निर्धारित करती है, लेकिन इसे प्रशासन के कार्यालयों को प्रभावित करने में जहमत नहीं उठानी चाहिए। विल्सन ने लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर होता है। जो विल्सन का दृढ़ निश्चय था कि प्रशासन मुख्यतः एक विज्ञान है, इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन से एक पृथक अध्ययन का आह्वान किया। उनका तर्क था कि किसी देश का संविधान बनाना एक सरल कार्य है,
लेकिन ज़्यादा मुश्किल कार्य उस संविधान को चलाना है। इसलिए प्रशासन एक विज्ञान होना चाहिए जो ये प्रयास करेगा कि सरकार सही तरीके से और सफलतापूर्वक और सरलतापूर्वक क्या करती है और ये काम कैसे सबसे कम पैसे और बल और सबसे अधिक कुशलता के साथ किया जा सके। जो विल्सन का जो पद्धति थी वो कोलंबिया विश्वविद्यालय और प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक जो फ्रैंक गुडनाउ था उसको प्रभावित की। और गुडनाउ ने भी एक किताब लिखी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में। उन्होंने उस किताब में तर्क दिया कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है जबकि प्रशासन इस इच्छा को क्रियान्वित करता है। विल्सन की तरह ही गुडनाउ ने भी एक स्वतंत्र और पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की। राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन के संबंध में उनकी इस स्पष्टता के कारण उन्हें अमेरिका के लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका विश्वविद्यालय ने लोक सेवा आंदोलन सरकारी सुधार के लिए चलाए गए आंदोलन में काफ़ी रुचि दिखाई। परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन पर विद्वानों का ध्यान पहली बार गंभीरता से गया। अमेरिकी राजनीति विज्ञान के संघ ने अपनी 1914 की रिपोर्ट में कहा कि राजनीति विज्ञान का एक सरोकार सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षण करना है। उनका यह प्रभाव भी पड़ा कि लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग मानकर अमेरिका में लोक प्रशासन का व्यापक अध्ययन होना चाहिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एल.डी. वाइट की एक पुस्तक है वो 1926 में आई। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद लोक प्रशासन का एक अध्ययन का परिचय करवाया गया। यह पुस्तक लोक प्रशासन की विषय की प्रथम पाठ्यपुस्तक मानी जाती है। इसके प्रकाशन के साथ ही इस विषय को अकादमिक वैधता हासिल हो गई, यानी अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने लोक प्रशासन के निर्देश पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। वाइट ने अपने इस पुस्तक में लोक प्रशासन के व्यवहारिक स्वरूप को वर्णन किया। उन्होंने राजनीति और प्रशासन के द्विभाव में विश्वास प्रकट किया और कहा कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता और मितव्ययिता है। इस प्रकार जो पहला जो चरण है लोक प्रशासन का वो राजनीति से अलग होने का है। प्रशासन का कार्य नीति और क्रियान्वयन से संबंधित है और राजनीति का कार्य नीति के निर्माण से संबंधित है। तो विल्सन ने, गुडनाउ ने, एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन और राजनीतिक प्रशासन को दोनों को विभाजित किया। तो पहला जो चरण लोक प्रशासन का विकास का ये जो 1887 से प्रारंभ होता है और 1926 तक चलता है। दूसरा जो चरण है वह प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल, यानी जो प्रशासन है उनको इस काल में सिद्धांतों का विकास हुआ जो 1927 से 1937 के काल में माना जाता है। तो जो पहला जो आपका पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक 1927 में W.F. विलोबी द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक में विलोबी ने कहा कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों के क्रियान्वयन करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। और इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली उस समय की अनेक पुस्तकें, जिसमें 1924 में मेरी पार्कर फोलेट की करेक्टिव एक्सपीरियंस, जिसमें प्रशासन के संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया, और 1929 में हेनरी फ्योल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो किताब लिखी वो भी इसी काल में आई थी। और मुन्ने और रेले ने एक प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखी 1939 में, वो भी इस काल में थी। और पेपर्स फ्रॉम द साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो लूथर गुलिक ने लिखी थी वो भी इसी काल में थी। लूथर गुलिक ने एक पोस्ट कॉर्ब एक शब्द बनाया जो लोक प्रशासन के कार्य को अंकित करता है, जो P फॉर प्लानिंग, जो कार्य करने से पूर्व कार्य की तैयारी करना, ये प्लानिंग कहलाता है।
O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जिसका 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर संगठन में कार्य करते हैं और सहकारी या सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं। S फॉर स्टाफिंग, संगठन में कार्मिक और लोक प्रशासन में कार्मिक का होना जरूरी है। मानव मैन पावर जरूरी है, मैन पावर के बिना कोई कार्य नहीं होता। D फॉर डायरेक्शन, संगठन में और लोक प्रशासन में निर्देशन दिए जाते हैं और कार्य पर निर्देशन दिए जाते हैं। उच्च अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशन दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन, उचित तालमेल स्थापित करना, ये लोक प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत है कि उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के बीच उचित तालमेल हो, एक संगठन दूसरे संगठन के बीच तालमेल हो, बराबर वालों के बीच में उच्च तालमेल हो। और रिपोर्टिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, जो कार्य की संक्षिप्त वर्णन होता है जिससे कि कार्य को उद्देश्यों को समझा जा सके और जिस उद्देश्य से कार्य किया जाता है उसको क्रियान्वयन में ये रिपोर्टिंग सहायता प्रदान करती है। बजट, बी फॉर बजट, बजट जो खर्च और व्यय और आय का अनुमानों के रूप में प्रदर्शित करता है और बजट के अनुरूप ही इस लोक प्रशासन कार्य करता है। तो ये लूथर गुलिक ने अपने पोस्ट कोर शब्द में 1937 में ये लोक प्रशासन के सब कार्य को संबंधित जिस भाई ये कार्य इसमें किए जाते हैं, ये लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर शब्द के माध्यम से बताया। तीसरा जो चरण है चुनौतियों का काल है, जो 1938 से 1947 का बीच का है। तो इसमें जो एक पुस्तक है, इस काल में चुनौती लोक प्रशासन को, इस काल में लोक प्रशासन के विकास में अनेक आलोचनाएं और चुनौतियों का काल रहा है। इस चरण का मुख्य विषय था कि लोक प्रशासन के अध्ययन में मानवीय संबंधों पर जोर देना। इस चरण का प्रभाव द्वितीय चरण में प्रतिपादित जो यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध जो कथाकथित जो सिद्धांत चुनौतियाँ थी उनको कहावतें कहा जाने लगा और इससे मानव ह्यूमन जो उपागम है उसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना के पीछे ऑर्थोन प्रयोग थे जो मानवीय दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया उन्होंने। और इसकी जो पहली इस काल में जो पुस्तक लिखी थी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में चेस्टर आई बर्नार्ड ने ये पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी रचना में प्रशासनिक सिद्धांतों की अवहेलना की है। बर्नार्ड वे प्रथम विद्वान थे जिन्होंने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा तथा प्रशासनिक क्रियाओं पर मानवीय तत्वों के प्रभाव को विश्लेषण करने का प्रयास किया। इसके बाद 1945 में जो हर्बर्ट साइमन की किताब थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में उन्होंने भली भांति सिद्ध कर दिया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम से कोई चीज़ नहीं होती है। और उन्होंने डिसीजन मेकिंग के कार्य को भी मानवीय व्यवहार के किस प्रकार से डिसीजन प्रभावित करता है इसके बारे में भी उन्होंने समझाया। और इसी काल में एक पुस्तक दी साइंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स जो रॉबर्ट डाल ने लिखी थी। और उसने 3 प्रॉब्लम मानी कि विज्ञान मूल्य शून्य होता है और जबकि प्रशासन में मूल्य बहुलता रहती है और मनुष्य में व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं जिससे प्रशासनिक कार्य में विभिन्नता आ जाती है। और सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये 3 उन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रॉब्लम दी। जो चतुर्थ जो चरण है वह 1948 से 1970 के बीच का माना जाता है, जो पहचान की संकट के काल के रूप में इसको जाना जाता है। साइमन द्वारा जो आलोचना की गई थी और उनके सिद्धांतों का जो पूर्वज सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को धराशायी किया गया था। इसके फलस्वरूप लोक प्रशासन के एक संकट आइडेंटिफाई के लिए क्राइसिस हो गया था उस काल में। और इस संकट के इस चरण में कुछ विद्वान जो विचारक थे लोक प्रशासन को पुनः राजनीति विज्ञान की तरफ लौटना चाहते थे, क्योंकि लोक प्रशासन विषय का विकास राजनीति विज्ञान से अलग होकर ही हुआ था। इस काल का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लोक प्रशासन विषय जहां एक और पृथक पहचान खो रहा था, वहीं लोक प्रशासन के क्षेत्र में तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन का उद्गम हुआ। इस काल में तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ
तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो अवधारणा का विकसित हुई थी उसमें योगदान फ्रेड रिग्स का योगदान था और गैबलर का था और हेडी था, फेरेल हेडी का योगदान था और माउंट गोमरी का जो विचारक था जॉन माउंट गोमरी, उसका भी योगदान था। तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है? दो या दो से अधिक देशों की प्रशासनिक जो व्यवस्था की तुलना की जाती है वो संक्षिप्त में हो सकती है, व्यापक हो सकती है और उसके संदर्भ में हो सकती है। तो इसको तुलनात्मक लोक प्रशासन कहा जाता है। 1963 में प्रोफेसर डिवाइट वाल्डो ने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना की और ये ग्रुप जो लोक प्रशासन के एक देश की दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए, उसका प्रशासन अपनाने के लिए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था, उसके विकास के लिए कार्य करता था ये ग्रुप। तो ये वाल्डो इसके प्रयास से ये ग्रुप की स्थापना की और 1955 में ही एक विकास प्रशासन नामक की अवधारणा का विकास हुआ। वाइडनर इसके प्रमुख इस अवधारणा का विकसित करने का इनको श्रेय जाता है। उन्होंने विकास प्रशासन को एक कार्योन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी के रूप में परिभाषित किया। ऐसे विकास प्रशासन का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग था, यूएल गोस्वामी जो एक भारतीय विचारक थे, प्रशासक थे, उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये अपने जो एक आर्टिकल था उसमें विकास प्रशासन का सबसे पहले प्रयोग किया था उन्होंने। और दूसरा जो विकास प्रशासन के विश्व विख्यात जो प्रतिपादक जॉर्ज ग्रांट है, उनका नाम टेनिस वैली परियोजना से जुड़ा हुआ है। उनकी पुस्तक विकास प्रशासन अवधारणा, लक्ष्य और पद्धति 1979 में आई और उन्होंने विकास प्रशासन के किस प्रकार के लक्ष्य हैं, पद्धति हैं, उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में चर्चा की। तो कहने का अर्थ है कि जो ये काल है पहचान के संकट, ये की शुरुआत हुई, लेकिन तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन और ये इनको इस काल में उसको जन्म हुआ। जो पंचम जो काल है वह है 1971 से और अब तक का काल, जिसमें अंतर्विषय काल के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये कि लोक प्रशासन अपने दूसरे जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके संबंध स्थापित करता है और उनसे आपस में कुछ देता भी है, लेता भी है और एक अंतर्विषय के रूप में अपना मजबूत पक्ष रखता है। तो इस काल में जो 1968 के पश्चात लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ, उसमें नैतिकता थी, सामाजिक उपयोगिता थी, प्रतिबद्धता थी, विकेंद्रीकरण था, प्रतिनिधित्व मूल्य पर आधारित परिवर्तन था, निर्णय निर्माण में जन सहभागिता थी, सामाजिक समता थी, ग्राह्यों को उन्मुखता और प्रासंगिकता थी। इन्हीं सभी विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई और नवीन लोक प्रशासन के जो उत्तरदायी जो कारक थे उनमें पहला जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक सेवा संबंधी उच्च शिक्षा प्रणाली प्रतिवेदन था 1967 में, और दूसरा जो कारण था अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांतों और व्यवहार पे फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 था। तीसरा जो कारण था मुन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 था और चतुर्थ फ्रैंक वेरिनी द्वारा जो संपादित पुस्तक थी टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में, ये भी मुन्नो-ब्रुक सम्मेलन में जो हुआ उसके संदर्भ में लिखी गई पुस्तक थी। और पांचवा जो कारण था नवीन लोक प्रशासन के विकास में वह है डिवाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ द ट्यूर्बुलेंस 1971, उथल पुथल काल में लोक प्रशासन। तो ये नवीन लोक प्रशासन के विकास को बल दिया। नवीन लोक प्रशासन के 4 प्रमुख लक्ष्य थे, एक प्रासंगिकता थी, मूल्य थे, सामाजिक समता थी और परिवर्तन, इन पर बल दिया गया। अब जो इसके बाद में पब्लिक चॉइस थ्योरी अप्रोच है, ये विसेंट ओस्ट्रोम ने दी थी। इसमें क्या होता है कि पब्लिक चॉइस जो है कि जनता को अधिक से अधिक सेवाओं के लिए सेवा प्राप्त करने के लिए जो सेवादाता जो कंपनियां हैं या व्यक्ति हैं उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए और उसकी जो भी सेवा उपलब्ध हो
उसकी पब्लिक को चॉइस होनी चाहिए, अधिक से अधिक से उन सेवाओं को चॉइस कर सके। जैसे मोबाइल का की जो सिम लेनी है तो उसको बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, सारी कंपनियां होनी चाहिए, जिसमें जो भी उचित लगे वो एक चयनित कर सके। तो सेवा प्रदाता जो कंपनियां जी उसकी बहुलता यहाँ दिखाई देती है पब्लिक चॉइस अप्रोच में। यह उपागम उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का अनुरूप लोक प्रशासन के सिद्धांतों को सर्जन का एक प्रयास है। यह इस दृष्टिकोण प्रशासन के नौकरशाही पर आधारित पद्धति की आलोचना करता है तथा नागरिक सेवा तथा सार्वजनिक सुविधाओं के लिए संस्थागत बहुलतावाद की संभावना पर जोर देता है। तो ये जो पब्लिक चॉइस थ्योरी थी। दूसरा जो आलोचनात्मक सिद्धांत का था, जिसको जर्गन हर्बरमास द्वारा किया गया था, इसमें यह सिद्धांत एक संगठन में सत्ता की परिस्थितियों एवं निर्भरताओं के विषय में जांच पड़ताल करता है और सोपानात्मक संबंधों को अंतर्निहित विरोधों को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। आलोचनात्मक जो सिद्धांत है वो लोक प्रशासन को एक मानवीय बनाने पर जोर देता है। इसी काल में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्रिस्टोफर हुड ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। नव लोक प्रबंध अब जो पहले नव लोक प्रबंध शब्द का जो क्रिस्टोफर हुड ने जो पहला प्रयोग किया था, अब लोक प्रशासन का नाम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें 3 ई इफिशिएंसी, इकोनॉमिक और इफेक्टिवनेस यानी कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता, इन पर 3 पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नव लोक प्रबंध की जो प्रमुख विशेषता है, नीति के स्थान पर प्रबंध पर जोर और किफायतीपन, प्रभावशीलता, प्रतियोगिता, अनुबंध पर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, प्राधिकारों का विकेंद्रीकरण एवं बाजार आधारित तंत्रों को वरीयता देना। तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का काम है, जिसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को नव लोक प्रबंध के रूप में इस काल को जाना जाता है। और इसी काल में सेकंड जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1988 में हुआ, ये प्रत्येक 20 साल बाद होता है। पहला जो 1968 में हुआ था और दूसरा 1988 में और तीसरा 2008 में हुआ था। तो दूसरा जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था उसमें डेविड ओसबोर्न और डेड गैबलर ने एक अपनी पुस्तक लिखी इस संदर्भ में, सरकार का रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, पुनर्अन्वेषण की सरकार का जो कार्य है उनका पुनः परीक्षण किया जाए, इसके संदर्भ में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ और मिल्टन फ्राइडमैन जो गुड गवर्नेंस के रूप में जाना जाता है, उन्होंने एक सद शासन के रूप में लोक प्रशासन को स्थापित करने का प्रयास किया। और सद शासन जो अच्छा शासन हो, जो लोक प्रशासन के सभी जो कार्य है लोक प्रशासन का, उसका व्यापक रूप से जनता का प्रभाव पड़े। और वर्तमान में जो लोक प्रशासन है वो गुड गवर्नेंस बनाने पर जोर दिया जाता है। और इसने जो अच्छे शासन के लिए जो आवश्यक है, सरकार की सीमित भूमिका हो और सुशासन सरकार की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने वाली अवधारणा हो। और इसका जो सुशासन का अर्थ है, सरकार की ऐसी शासन व्यवस्था से है जो नागरिकों के हितों की उचित समय पर प्रभावशील तरीके से सुरक्षा कर सके। साथ ही सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहते हुए कुशल सेवाएं नागरिकों को प्रदान कर सके। वास्तव में सुशासन संवेदनशीलता, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, जवाबदेहिता, नागरिक उन्मुखता और मित्रवत्ता और जन सहभागिता, विधि का शासन, नैतिकता, सदाचार, ईमानदारी, दक्षता, निष्पक्षता और सूचना तंत्र की प्रमुखता, वचनबद्धता, ये सारी तत्व अपने इसमें गुड गवर्नेंस के रूप में बनी। इस प्रकार लोक प्रशासन के जो 5 चरण थे और लोक प्रशासन एक विषय के रूप में स्थापित हो पाया। धन्यवाद।